मूवी की शुरुआत में हम जैक को देखते हैं जो कि एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट यानी कि एक मौसम वैज्ञानिक होता है और जैक एनओए नाम के एक सरकारी संस्था के लिए काम करता है जो कि खास करके मौसम में हो रहे बदलाव और उससे जुड़ी हुई अन्य चीजों के बारे में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। इसके बाद हम जैक को उसके दो साथी जेसन और फ्रैंक के साथ एंटार्क्टिका में देखते हैं जहां पर ये तीनों वहां जमी बर्फ का सैंपल इकट्ठा कर रहे होते हैं। पर तभी सैंपल लेते वक्त अचानक से वहां जमी बर्फ बीच से टूटने लगती है और फिर वो पूरी की पूरी जगह दो भागों में बढ़ जाती है और फिर देखते ही देखते बर्फ टूटने की वजह से बीच में एक विशाल खाई का निर्माण हो जाता है। इस दौरान जैक देखता है कि उन्होंने पहले जो सैंपल्स लिए हुए थे वो खाई के दूसरी तरफ ही रह गए हैं। इसलिए जैक बिना सोचे दूसरी तरफ कूदकर उन सैंपल को लेने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें लेकर वापस कूदने वाला होता है तभी और भी बर्फ टूटने की वजह से दोनों तरफ की बीच की दूरी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पर फिर भी जैक पूरी हिम्मत से वापस आने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन बेचारा अंत में उस तरफ पहुंच नहीं पाता। तभी जेसन और फ्रैंक देखते हैं कि जैक एक हुक के सहारे अब भी वहां पर लटका हुआ है, जिसे जेसन और फ्रैंक सही समय पर ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। जिसके बाद ये नज़ारा देखकर तीनों ही हक्का बक्का हो जाते हैं। अब अगले सीन में हमें दिल्ली शहर दिखाया जाता है जहां पर यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल वार्मिंग के विषय को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जहां पर हम जैक को भी देखते हैं जो कि सभी को ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में आए बदलाव के बारे में बता रहा होता है। जैक बताता है कि पिछले कुछ समय में हमारे पृथ्वी के तापमान में काफी तेजी से बदलाव हो रहे हैं और अगर हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया तो अगले 100 सालों में सारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलकर समुद्र में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से मौसम में भी काफी ज्यादा बदलाव होगा। जैसे कि कहीं पर बड़े बड़े तूफान आएंगे तो कहीं बहुत ज्यादा बारिश होगी, जिसके साथ उत्तर का तापमान काफी तेज से गिरने की वजह से सब कुछ जमने लगेगा और इस तरह से ये पूरी पृथ्वी एक बार फिर से आइस एज के समय में फिर से प्रवेश कर जाएगी और कहीं भी जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। जिस पर वहां मौजूद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बेकर और बाकी लोग उसकी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि वहां पर मौजूद एक ओशनोग्राफर नेम रैप्सन जैक की इन बातों से सहमत होता है। जिसके बाद हम दिल्ली के मौसम को देखते हैं जो कि काफी तेजी से बदल रहा था। आगे हम रैप्सन को उसकी रिसर्च टीम के साथ स्कॉटलैंड में देखते हैं जो कि जैक की कही गई बातों को ध्यान में रखकर मौसम में बदलाव के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ टोक्यो जापान में अचानक से आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरने चालू हो जाते हैं, जिससे वहां पर लोगों को काफी ज्यादा चोट आती है। जिसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि अपनी पत्नी लूसी से अपने बेटे सैम के बारे में बात कर रहा होता है, जहां पर लूसी सैम से कहती है कि वो अपने इस नई रिसर्च के कारण अपने परिवार को बिल्कुल भी समय नहीं दे रहा। आगे वो उससे ये भी बताती है कि सैम ने नेटवर्क में होने वाले एक क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिया है, इसीलिए वो जैक से सैम को एयरपोर्ट ले जाने के लिए कहती है। इस पर जैक लूसी से वादा करता है कि वो सैम को समय पर वहां पर पहुंचा देगा और फिर कुछ देर बाद जैक सैम को एयरपोर्ट तक छोड़ देता है और फिर हम सैम को प्लेन में देखते हैं जहां पर वो अपनी दोस्त लॉरा और ब्रायन के साथ था, जो दोनों सैम के साथ उसी कंपटीशन में भाग के लिए जा रहे होते हैं। पर तभी अचानक से तूफान आने के कारण प्लेन एकदम से हिलने लगता है, जिससे सभी बहुत डर जाते हैं, खास करके सैम, क्योंकि उसे प्लेन में सफर करने से काफी ज्यादा डर लगता था। इसके बाद हमें अंतरिक्ष का दृश्य दिखाया जाता है जहां पर दो एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के ऊपर एक काफी बड़ा बर्फ का तूफान आते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। इधर रैप्सन को पता चलता है कि ओशन में 3 अलग अलग जगह पर मौसम काफी तेजी से खराब हो रहा है। वहीं इस तरफ सैम, लॉरा और ब्रायन न्यूयॉर्क पहुंच चुके थे, जहां पर जब सैम आसमान की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि सभी पक्षी काफी ज्यादा संख्या में उड़कर कहीं जा रहे होते हैं, जो बात सैम को काफी अजीब लगती है। पर फिर ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो कॉन्टेस्ट होने वाला था और ये लोग पहले राउंड में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिसके बाद इन्हें कुछ समय के लिए ब्रेक दिया जाता है, जिसमें ये तीनों जेडी नाम के लड़के से मिलते हैं।
इसके बाद रैप्सम जैक को कॉल लगाकर बताता है कि उसने दिल्ली में यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस में जो भी कहा था वो सब सच है, लेकिन मौसम के ये सारे बदलाव 100 साल में नहीं बल्कि अभी ही होने वाले हैं। और फिर रैप्सन जॉन को अपनी रिपोर्ट के बारे में बताता है, जो जानकर जैक काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि अब इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। इसलिए फिर जैक एनओई के सीनियर टॉम से एक खास तरह की मौसम की जानकारी देने वाली मशीन के मॉडल को तैयार करने की इजाजत मांगता है, लेकिन टॉम इसके लिए जैक को साफ इनकार कर देता है। पर तभी इधर लॉस एंजलिस में एक विशाल चक्रवात आने की वजह से वहां के करीब 75% लोग मारे जाते हैं, जिसके बारे में टॉम के साथ साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट ब्लेक को भी पता चल जाता है। और फिर ब्लेक देश भर में सारे प्लेन्स को उड़ान भरने पर रोक लगा देते हैं, जिसके बाद ये बात टॉम तक पहुंचती है और वो भी समझ जाता है कि जैक सही कह रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया भर में मौसम काफी तेजी से परिवर्तित हो रहा था। इसलिए टॉम जैक को वो मॉडल जल्दी से तैयार करने के लिए कहता है और इसके लिए जैक और उसकी टीम को इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 48 घंटों का समय दिया जाता है। इसलिए अब जैक उस मॉडल को बनाने में लग जाता है और करीब 24 घंटे लगातार काम करने के बाद उन्हें पता चलता है कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो करीब 6 से 8 हफ्तों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्हें कुछ भी करके लोगों को इससे बचाना होगा। अब ये जानते ही जैक सैम को कॉल लगाकर वापस आने के लिए कहता है, जिस पर सैम उसे बताता है कि कोई भी फ्लाइट ना चलने के कारण वो वापस नहीं आ सकते। इसी के दौरान वहीं जैक अपने द्वारा जुटाई गई सभी सूचना और रिपोर्ट्स को वाइस प्रेसिडेंट बेकर को दिखाता है, लेकिन इस बार भी बेकर जैक की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इधर रैप्सम भी देखता है कि मौसम में बदलाव होने के कारण हर जगह पर तापमान काफी तेजी से नीचे गिर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी सब कुछ जम जाएगा। और इसी की वजह से अब हम देखते हैं कि उत्तर में तापमान में आए इस बदलाव के कारण वहाँ एक बर्फ का तूफान बढ़ रहा होता है। वहीं यहाँ हम स्कॉटलैंड में देखते हैं कि 2 हेलीकॉप्टर इस बर्फीली तूफान की वजह से क्रैश हो जाते हैं, क्योंकि वो हवा में ही चलते चलते सीधे जम जाते हैं, जिससे वो हेलीकॉप्टर का ब्लेड भी रुक जाता है और अंत में वो सभी गिरकर मारे जाते हैं। इधर जैक को भी स्कॉटलैंड के इस खराब मौसम की सूचना मिलती है, इसलिए वो इस बारे में रैप्सम को कॉल करके बताता है कि वो जल्दी से वहाँ से निकल जाए, क्योंकि उनकी तरफ एक तूफान काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस पर फिर रैप्सम कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए फिर वो जैक से आखिरी अलविदा ले लेता है, जिसके बाद हम उस जगह पर बर्फीला तूफान आते हुए देखते हैं और जाहिर है कि इस तूफान में रैप्सन और उसके दोस्त मारे जाते हैं। इधर दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में भयंकर बारिश होने के कारण सैम और उसके दोस्त फंस जाते हैं, इसलिए एक सिक्योरिटी गार्ड उनको एक पब्लिक लाइब्रेरी में पनाह लेने के लिए कहता है। फिर तभी सामने से सैम को एक विशाल सुनामी जैसी लहर आते हुए दिखाई देती है, इसलिए वो लॉरा को उससे बचाकर लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाता है। पर इन सब में लॉरा को पैर में चोट लग जाती है और अब हम देखते हैं कि पूरा न्यूयॉर्क शहर में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है। यहाँ से हम लाइब्रेरी के अंदर एक टेलीफोन के जरिए कैसे तो करके जैक को कॉल लगाता है और उसे न्यूयॉर्क का पूरा हाल बताता है। इस पर जैक कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो और उसके दोस्त लाइब्रेरी से निकलकर कहीं भी ना जाए। और फिर वो सैम से ये भी कहते हैं कि वो लोग जितना हो सके उतना खुद को गर्म रखने की कोशिश करे, जिस दौरान जैक सैम से वादा करते हैं कि वो उसका इंतजार करे, क्योंकि वो कुछ भी करके उसे लेने के लिए जरूर आएंगे। इसके बाद सैम टॉम के कहने पर प्रेसिडेंट ब्लेक से मिलता है और उन्हें अपने द्वारा जुटाई सारी जानकारी के बारे में बताता है, जहां पर अंत में ये फैसला होता है कि इस मुसीबत की घड़ी में वो उत्तर में फंसे जितने हो सकते हैं उतने लोगों को वहां से निकालकर दक्षिण में मेक्सिको की तरफ भेजना होगा, क्योंकि उत्तर के मुकाबले दक्षिण के हालात बेहतर है। इसलिए प्रेसिडेंट से बात करने के बाद जैक अपने दोस्त जेसन और फ्रैंक को लेकर सैम को लेने न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ता है।
वहीं इधर न्यूयॉर्क में तापमान गिरने के कारण वहाँ जो भी पानी भरा हुआ था वो पूरा अब जम चुका होता है और सैम के साथ लाइब्रेरी में फंसे बाकी लोग बाहर का नज़ारा देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। उनमें से फिर एक पुलिस वाले की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो कि दक्षिण की तरफ चलकर जा रहे थे, इसलिए वो सभी लाइब्रेरी से निकलकर दक्षिण की तरफ चलकर जाने की सोचते हैं। पर सैम उन्हें ऐसा करने से मना करता है और उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसके पिता एनओए में काम करते हैं और उनके मुताबिक उन्हें वहीं रुकना चाहिए क्योंकि तापमान काफी तेजी से गिर रहा है और अगर वो बाहर गए तो वो पक्का मारे जाएंगे। साथ ही सैम उन सबको ये भी बताता है कि उसके पिता ने उससे वहां आकर उन्हें बचाने का वादा किया है, लेकिन उनमें से कोई भी सैम की बात का विश्वास नहीं करता और फिर सैम के दोस्तों और कुछ लोगों को छोड़कर सभी वहां से चले जाते हैं। इधर लूसी भी मेक्सिको के लिए निकल जाती है और अब हम देख पाते हैं कि सरकार सभी लोगों को बड़ी संख्या में मेक्सिको की तरफ भेजने में लगी होती है और प्रशासन की ये पूरी कोशिश होती है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा पाए। इसके बाद हम जैक, जेसन और फ्रैंक को न्यूयॉर्क की तरफ जाता हुआ देखते हैं, पर तभी रास्ते में गाड़ी खराब होने के कारण अब उन्हें चलकर ही आगे बढ़ने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद दूसरी तरफ सैम और उसके दोस्त खुद को गर्म रखने के लिए लाइब्रेरी की सभी किताबों को जलाना शुरू करते हैं। वहीं इधर ब्लेक की मौसम के इसी हाल के कारण एक दुर्घटना से मौत हो जाती है और इसलिए अब बेकर को नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। इधर जैक और उसके दोस्त पेंसिल्वेनिया तक पहुंच चुके थे जहां वो देखते हैं कि वहां पर इतनी ऊंचाई बर्फ जमी हुई है कि उसमें बड़ी बड़ी इमारतें भी ढक गई हैं। उन्हीं में से एक इमारत से पैर फिसलने के कारण फ्रैंक की वहीं मौत हो जाती है। इसलिए अब ना चाहते हुए भी जैक और जेसन आगे बढ़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि लॉरा की तबीयत अचानक से खराब हो रही थी, इसलिए सैम ब्रायन और जेडी के साथ लाइब्रेरी से निकलकर एक पानी के जहाज से कुछ दवा लेने के लिए जाते हैं जो कि उस तूफान के कारण न्यूयॉर्क में ही आ गई थी। और अब जब सैम और उसके दोस्त लॉरा के लिए दवा ले ही रहे होते हैं तभी उन पर कुछ भेड़िए हमला कर देते हैं जो कि एक जू से आजाद होकर यहाँ आ गए थे, जो कि जेडी को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। पर सैम जेडी के साथ ब्रायन को भी भेड़ियों से बचाकर सही सलामत लाइब्रेरी के अंदर ले आता है जहां पर वो लॉरा को दवा देते हैं जिसको लेने के बाद वो काफी अच्छा महसूस करती है। इधर अचानक में एक तूफान आने के कारण जेसन ठंड से बेहोश होने लगता है, इसलिए जैक उसको लेकर एक जगह पर रुकने का फैसला करता है। वहीं अंतरिक्ष में उन एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी के ऊपर तूफान कम होता हुआ दिखाई देता है जिसके साथ ही न्यूयॉर्क में भी तूफान रुक जाता है और जैक जेसन के साथ फिर से चलना शुरू करता है जो कि जल्दी सैम के पास लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं जहां जैक अंत में अपने बेटे से मिलने में सफल हो जाता है। और फिर सैम और उसके साथ रुके बाकी लोगों को बचाने के लिए जैक टॉम को कॉल करके उनकी मदद करने के लिए कहता है और टॉम ये बात बेकर से बताता है, जिस पर नए प्रेसिडेंट बेकर तुरंत जैक और बाकी सबको बचाने के लिए वहां पर हेलीकॉप्टर भेजते हैं जिसकी मदद से सैम और बाकी लोगों को बचा लिया जाता है। पर जाते वक्त जब हेलीकॉप्टर से बैठे सैम और जैक नीचे देखते हैं तो वो पाते हैं कि न्यूयॉर्क में अब भी काफी लोग बचे हुए थे। हालांकि जो लोग लाइब्रेरी से सैम की बात बिना सुने निकले थे वो सभी ठंड के मारे मारे गए थे। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि अब मौसम धीरे धीरे खुद ही साफ होना शुरू हो गया था और जल्द ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। फिर मूवी के आखिरी सीन में प्रेसिडेंट बेकर टीवी पर सभी लोगों से अपनी गलती की माफी मांगते हुए दिखते हैं क्योंकि उन्होंने समय पर जैक की बात नहीं मानी थी और अगर वो समय रहते जैक की बातों को मान लेते तो शायद वो कई लोगों को बचा सकते थे। साथ ही बेकर ये भी कहते हैं कि ये प्रकृति का हम इंसानों को दिखाया गया एक छोटा सा नमूना था। अगर हम पृथ्वी के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करेंगे, साथ ही अगर हम प्रदूषण और बाकी चीजों पर काबू नहीं करेंगे तो हमें इसका सजा इसी तरह से मिलेगी। प्रकृति ने आखिरकार हमें दिखाई दिया कि उसके सामने हम इंसानों की कोई औकात नहीं है
और इसी भारी संदेश के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।